हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। आज हम ये एसएससी जीडी के 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे मैथ का, जो 6 फरवरी 2023 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का है ये फर्स्ट शिफ्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसे सॉल्व करते हैं। मैथ के पूरे क्वेश्चन करेंगे, पूरे 20 क्वेश्चन है, पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन क्या है? एक कार्य को पी और क्यू 8 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू 8 दिनों में, क्यू और आर 12 दिनों में कर सकते हैं, आर तथा पी 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आर अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो आपको ये पेयर में दिया हुआ है, आप इस तरह लिखिए। पी क्यू है और क्यू आर है और आर पी है। ये कितना कितना टाइम ले रहे हैं? ये 8 दिन ले रहा है, ये 12 दिन ले रहे हैं, ये 15 है। इन सब का एलसीएम तो आपको पता होगा 120 हो गया। इसकी एफिशिएंसी 15 आ जाएगी, इसकी 10 आ जाएगी और इसकी 8 आ जाएगी। तो अब आप ये बताइए, इन इन सब की एफिशिएंसी जोड़ के बताइए। 10 8 18, 18 और 15 कितने हो गए? 33, 33। लेकिन ये किस किस की है? पी प्लस क्यू, ये दो दो बार आ रहा है। पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है, डबल डबल आ रहा है, हर चीज़ डबल है यहाँ पर। तो ये दो लोगों की है, इस तरह से है 2p प्लस क्यू प्लस आर। तो इस तरह से ये कितना होगा? 33। तो इसका सिंगल निकालेंगे तो ये 2 से यहाँ से भाग जाएगा, तो ये 2 इधर आ गया। तो कितना हुआ? पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हुआ? 33/2 ये आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि आर अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आर हमें ये निकालना, तो इसका मतलब हम पी प्लस क्यू का इसमें से घटा दें तो आर का निकल आएगा, आर की एफिशिएंसी निकलेगी। तो पी प्लस क्यू कितना है? पी और क्यू, ये पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 15 है। तो 33/2 में से यदि हम 15 घटा दें, 33/2 में से 15 माइनस कर दें तो 3/2 बचेगा। 3/2, 3/2 बचा। ये किसकी एफिशिएंसी बची? ये बची हमारी आर की एफिशिएंसी। तो 3/2 की एफिशिएंसी से आर को काम कितना करना है? 60। तो 60 काम को 3/2 की एफिशिएंसी से करेगा। ये बट्टे के 2 थे, ये ऊपर आ जाएंगे, तो ये 2 यहाँ आ गए, यहाँ से कैंसिल हो गए। तो ये काटना 3 से 20 बार, 1 मिनट कहीं मिस्टेक हुई है क्या? चलिए देखते हैं। सॉरी, यहाँ इसका एलसीएम 120 है, ये यहाँ मिस्टेक है। 1 मिनट। ये 120 है, इस 120/3/2, ये ऊपर 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप इसका मल्टीपल कीजिए। इसका 3 से ये कितने बार? 4 बार, 40। तो 40 का इसमें मल्टीपल कीजिए, 40 दूनी 80। तो ये इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। आशा करता हूँ ये समझ में आएगा कि 80 कैसे आया। एक बार दोबारा से देख लीजिए, उसमें कुछ नहीं है, ये आसान है। देखिए, हमारे पास पेयर में दी हुई है चीज़। पी प्लस क्यू कितने दिनों में? 8 दिनों में करता है पी प्लस क्यू। और क्यू आर कितने में? 12 दिनों में। और ये कितने में करता है? ये 15 दिनों में करते हैं दोनों मिलकर। तो हमें इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 15 हो गई, इसकी 10 हो गई, पी और इसकी कितनी हो गई? इसकी 8 हो गई। इन तीनों की एफिशिएंसी को आप जोड़ोगे तो कितना होगा? 33। लेकिन ये 33 कितने की है? इसमें डबल डबल आया। पी प्लस क्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पी डबल 2 एक बार है, तो पी यहाँ पर भी एक बार मिल रहा है, तो 2 पी हो गए। इसी तरह 2 क्यू है, 2 आर हैं, तो इसमें 2 कॉमन लेकर पी प्लस क्यू प्लस आर दिया हुआ है आपको। ये कहता 33, तो ये 2 का भाग लगेगा इधर, तो इधर ये 2 इधर आ गए, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हुए। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें आर की एफिशिएंसी मालूम पड़ जाए तो उससे हम उसका टाइम निकाल देंगे। तो आर कैसे निकलेगा? जब पी प्लस क्यू हटाएंगे, और पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी थी? 15 थी यहाँ पर, ये 15 थी। तो 33/2 में से या मैं 15 निकाल दूँ तो 2 का इसमें मल्टीपल 30, तो 33 में 30 गए, 3 बचे, और ये बट्टे में 2 आएगा। तो ये आ गई आर की एफिशिएंसी। तो अब आर का हमें टाइम निकालना है, तो हमें पता है टोटल 120 काम है, और आर 3/2 की एफिशिएंसी करता है। 3 से ये 40 बार कटा, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीपल में आएगा, तो 40 गुणा 2 कितना होगा? 80। तो इसे 80 दिन लगेंगे,
80 डेज लगेंगे इसे आर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बोर्ड मास से सवाल है, तो इसका पहले आप एक काम कीजिए, पहले इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना होगा। तो इस ब्रैकेट में ये पहले मल्टीपल सॉल्व करेंगे, तो 1.5 का मल्टीपल इसमें करेंगे कितना आएगा, 15 दूनी 30, हासिल 3, 3 यहाँ 0 पर जुड़ेगा तो ये 3 हो गया, 15 3 45, 15 3 45, कितने अंक बाद 0 है, तो ये देखिए 1 अंक बाद यहाँ पर दशमलव और 2 3 अंक बाद लगेगा, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लगेगा, तो इसका मतलब होगा 4.53। इस इतने का मतलब होगा 4.53। अब 4.78 में से ये घटाना है हमें, 4.78 में से घटाना है, तो ये 5 बचा और ये 2, यानी कि 0.25 बचा, 0.25। इतने पूरे का मान आया 0.25, आपको ये याद रखना 0.25 आया। ठीक, अब ये इतना सॉल्व हो गया, अब ये इतना बचा, इतना, तो इसका पहले मल्टीपल करेंगे 0.25, ये मल्टीपल लगा यहाँ पर, तो इसका पहले मल्टीपल करेंगे। 25 का वर्ग कितना होता है, 625, आपको याद होगा। लेकिन कितने अंक बाद, 2 अंक यहाँ और 2 अंक यहाँ, तो 4 अंक बाद हमें दशमलव लगाना है, तो दशमलव यहाँ आएगा। ठीक, 0.0625 ये आ गया। इसमें हमें 5.2 जोड़ना है, तो 5.2 ऐड करना है, तो ये 625 ऐसा ऐसा 2, तो 5.2625 ये आ गया। इतने का मान आ गया हमारे पास, इतने का मान आ गया 5.2625। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, अब बचा क्या, अब ये 15.2625 बचा, तो इस 15 में से 5 घटा दीजिए, ये 625 भी घट जाएगा, 15 यानी 10 आंसर इसका ठीक आ जाएगा बिल्कुल। देखिए 15.2625 है और ये इसमें से घटाना है, 15.2625 में से 5.2625 को निकालना है, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया और 15 में से 5 गया, 10 बचा, तो इस तरह से कितना बचा, 10। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 2800, इतना 28,800 है, 2,800, 28,800 सॉरी। तो यदि कोई छूट नहीं दी जाए, वो कह रहा है 28,800 की कोई वॉशिंग मशीन है, यदि कोई छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताइए। चलिए देखिए, वो कह रहा है कि 10% का छूट देने के बाद ये 28,800 ही बचती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ 10% की छूट का मतलब है 1/10, यानी 10 की चीज़ कोई 9 में बेची गई है, तो ये 9 की वैल्यू हुई, यानी 10% छूट दी गई है, तो 10 से कोई चीज़ 9 की हुई, तो क्या कह रहा है, छूट देने के बाद ये वॉशिंग मशीन का मूल्य, यानी कि ये MP हुआ हमारा, MP पर छूट दी जाती तो क्या मिलता है हमें, SP। याद रखना, जब भी छूट दी जाएगी तो MP पर दी जाएगी और छूट के बाद जो बचता है वो SP बचता है, यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना, 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 28,800, तो कितना गुना हुई इसकी, 9 तिये 27 और 9 दूनी 18, ये 3200 गुना हुई, 9 की 3200 गुना, तो इसका भी 3200 गुना कर दो, तो यानी कि 32,000 रुपये की, पहले ये MP है 32,000 का, अब हमारा ये MP आ गया, इसमें हमने 3200 गुना कर दिया, तो MP हमारा 32,000 आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि कोई छूट ना दी जाए, यानी कि 32,000 में चीज़ बेची जाए, 32,000 की थी, 10% की छूट दी, तब कितने की बेची, 28,800 की। अब वो कह रहा है 32,000 की बेचनी है हमें, तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है, यानी 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% लाभ 1/4, तो 4 पर 1 5, 5/4, तो वो कह रहा है कि वो ये लाभ हुआ है इसे एक 25% का हुआ है, तो यानी कि ये वैल्यू 5 की है, हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारी ये जो वैल्यू 5 की हुई, क्योंकि 25% लाभ हुआ, हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, बस इतना पूछ रहा है आपसे। तो इसका इसमें भाग दीजिए आप, इस तरह से दीजिए 5 छक्के 30, 2 बचे, 5 चौक 20। अब इसका इसमें मल्टीपल कीजिए, 0 0, 4 चौक 16, 4 छः 24, 1 25, 25,600, ये इसका वैल्यू आ गई।
यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो आपको याद रखना है, आपको एक मेन चीज़ याद रखनी है, वो मैं बता देता हूँ कि जब कभी भी आपसे ऐसा कहे कि छूट देने के बाद या और फिर दोबारा कहे कि छूट नहीं देनी है, तो आपको याद रखना है कि एमपी पर छूट दी जाती है हमेशा, और एमपी पर छूट देने के बाद हम एसपी पर आते हैं। याद रखना, जब भी आप छूट दोगे तो एमपी पे छूट देगी, यानी कि हमारी अंकित मूल्य पर छूट दी जाएगी, अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य के बाद हम विक्रय मूल्य पर आएंगे। कहाँ आएंगे? विक्रय मूल्य पर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो वही इसमें हुआ था, ये 28,800 क्या है? ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि छूट के बाद 10% छूट के बाद दिया गया। ये 100 की चीज़ थी, 90 में बेची गई, ये 90 की वैल्यू मान लीजिए आप, मैंने फ्रैक्शन से किया था, और 90 की वैल्यू ये थी, फिर 100 की कितनी आएगी? तो 32,000 आएगी। ये 32,000 आ गई। तो 32,000 क्या है? एमपी है। अब वो कह रहा है हमें एमपी पर ही बेचनी है कोई चीज़, तो हमें 25% का लाभ होता है, यानी कि ये 125 की वैल्यू हुई फिर तो 125, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम 5 से काट सकते हैं इसे, या 25 से, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। तो ये 5 की वैल्यू इतनी हुई, तो फिर 4 की कितनी होगी? बस इतना निकालना है आपको। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए देखिए इस सवाल को, पढ़िए इसे। दो ट्रेन एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 40 और 45 की स्पीड से चलती हैं। चाल चाल से चलती हैं, एक दूसरे क्यों चलती हैं? आपको याद रखना है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन है। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। इसका मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए आप देखिए इसे, कुछ ही सेकंड का सवाल है, इसे आप ज़रा ध्यान से देखें, और इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है, वो आप इसे अच्छे से देखिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपको ये जो क्लू दिया गया है यहाँ पर कि 20 किलोमीटर ज़्यादा चली है किसने? अब ऑब्वियसली बात है, टाइम सेम है, तो यहाँ पर ज़्यादा कौन चलेगा? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसकी स्पीड 40 है, इसकी 45 है, इसकी कितनी ज़्यादा है? 5। आप ज़रा ध्यान से देखिए इसे, कितनी ज़्यादा? 5। और ये क्या कह रहा है इसमें, किसने चली कितनी ज़्यादा है? 20। तो आप ये बताइए कि कोई ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार ज़्यादा है, तो उसे 20 चलने में कितना टाइम लगेगा? तो इसे 5 से डिवाइड करें तो 4 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब है ये भी 4 घंटे चली है और ये भी 4 घंटे चली है। तो 4 घंटे का तो टाइम हो गया। तो अब ये हमें पता चल गया कि 4 घंटे इसे चलना है, 4 घंटे इसे चलना है। तो दूरी हम निकाल देंगे। तो अब ये 40 के हिसाब से 4 घंटे इसे चला दें, कितना हुआ? 160। और 45 के हिसाब से 4 घंटे इसे चला दें, 180। अब इसे आप जोड़ दीजिए, 8 6 14, और 2 1, ये 1 1 2 और 1 3, तो 340 निकल कर आ गया। तो ये राइट आंसर हुआ। तो देखिए ये कितना बेस्ट सॉल्यूशन था। वैसे आपको ये समझने में दिक्कत हो रही होगी कि कैसे होगा, और ये देखिए सिर्फ 2 लाइन का सवाल था ये। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप जुड़े रहिए मुझसे। CHSL, SSC CHSL, उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि मैं आपके CHSL हो गया, CGL हो गया, और ये MTS हो गया, और इसमें आपकी GD में तो आपके 20 सवाल रह गए हैं अब, 20 ये मैथ के। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये 20 सवाल मैं आपके गलत नहीं होने दूंगा मैथ के। तो आप जुड़े रहें मेरे साथ, मैं आपको इसी तरह से बेस्ट सॉल्यूशन बताऊँगा इन सभी सवालों के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने, कि ये देखिए ये 40 किलोमीटर पर आवर, ये 45 पर किलोमीटर पर आवर। उसने क्या कहा कि 20 किलोमीटर अधिक चलता है ये, तो कब चलेगा? इसकी 5 किलोमीटर अधिक है इससे। ये जब 40 चलेगा तो ये 45 चलेगा, ये जब 80 चलेगा तो ये 90 चलेगा, इसी तरह करते करते। अब देखिए, अब इसने कितनी यहाँ पर 5 5 10 ज़्यादा चल रही। इसी तरह यहाँ पर जब ये और चलेगा 45 प्लस करके, प्लस यहाँ पर भी 5 मिलेगा, यहाँ 5। तो टोटल 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा। यहाँ से आप देख लीजिए, इसकी 5 किलोमीटर अधिक है और इसे 20 चलना है, तो 20 इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो यानी कि 4 घंटे उससे लगेंगे। तो जब 4 इसे लगेंगे, 4 इसे भी लगेंगे, क्योंकि टाइम सेम है, एक ही समय पर चले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटे इन दोनों को चलना है। और आप डायरेक्ट कर सकते थे 45, 40 प्लस 45 करके, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इनकी चाल जुड़ जाती हैं। तो ये कितना हुआ? 45, 85, 85 इंटू 4 आप कर दीजिए। 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 8 32, 2 34, ये भी आ गया 340। आप कैसे भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए इस सवाल को देखिए।
क्या सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, एक स्टोर 4 खरीदें और 1 मुफ्त पाएँ, प्रमोशन स्कीम चला रहा है, शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है? वो आपसे कह रहा है एक दुकान पर 4 खरीदने जाओ तो 1 मुफ्त मिल जाती है, तो छूट प्रतिशत क्या है? तो आप मुझे बताओ, हमें मिल कितनी रही है फ़ायदे में? 1 मिल रही है, क्योंकि 1 मुफ्त मिल रही है तो वो हमारा फ़ायदा होगा। लेकिन टोटल हमने कितने खरीद कर लाए? 4, 1 ये और 1 ये, टोटल हमने कितनी खरीदी है? 5। तो हम टोटल पर ही निकालेंगे और 100 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 5 से ये कितना 20 बार गया, तो ये कितना होगा 20%। तो ये आपका राइट आंसर होगा 20%। आप ऐसा मत कर देना कि 1 का लाभ हुआ कितने पर? 4 पर, तो आपका ये 25% आएगा। वैसे 25% भी ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ दिया नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपको ये देखना है कि आपको फ़ायदे की वस्तुएँ कितनी मिली हैं? 1, और आपने टोटल कितनी वस्तुएँ खरीदी हैं? 5। तो आपको इस तरह याद रखना है कि जितने आपको जो फ़ायदे की वस्तु है, फ़ायदे की वस्तु आपकी जितनी हो बट्टे में कुल वस्तु, तो आपको इस तरह याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल को देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। एक व्यापारी में 85,000 मूल्य पर एक वस्तु खरीदता है, जो अंकित मूल्य पर खरीदता है, ये इसका एमपी है, मैंने अभी आपको बताया एमपी है, अंकित मूल्य यानी एमपी, मार्क प्राइस। एक पुरानी कार खरीदता है और इसे 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर 3800 रुपये खर्च कर देता है, इसे 20% के लाभ पर बेचना चाहता है या बेच देता है, तो उसका कार का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए इसमें कुछ नहीं सवाल को, वो मेनली ये कह रहा है कि उसने जब खरीदी थी 8500 इसका मूल्य है यानी एमपी है, और उसे 10 और 20% की 2 क्रमिक छूट मिली है। तो पहले आप इससे छूट लेकर इसका एसपी निकाल लीजिए। देखिए कितना होगा कि 85,000 है टोटल, सॉरी 85,000, और आप इस पर इसकी छूट निकाल लीजिए क्रम से। यहाँ 20% छूट है यानी कि 4/5, और ये 10% यानी 9/10। आप इस तरह से निकाल लीजिए इसकी, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये यहाँ क्या कटेगा 5 है, यहाँ पर 100 में मान लिया 20 बार। अब इसे काट दिए, 17 से कटेगा, 17 पंजे 85, 00, यहाँ हो गया 36, तो 1700 गुणा 36, ये इसका आ गया हमारा एसपी। ये एसपी निकल कर आ गया क्योंकि हमने एमपी पर छूट ली है। अब मैंने अभी बताया था एमपी पर छूट लेने के बाद हम एसपी पर पहुंचते हैं। इसमें 3800 रुपये उसने और खर्च किए क्योंकि उसकी मरम्मत पर। आप इसका मल्टीपल कीजिए इसमें पहले, 17 छिक्का हासिल 10, और ये 00 यहाँ तो पीछे चलेगी, तो 37 51 10 61, यानी 61,200। 61,200 रुपये की वो खरीद कर लाया है छूट के बाद, और उसे 3800 रुपये और पे करने पड़े। वो पे क्यों करने पड़े? क्योंकि उसने उसमें मरम्मत कराई है। तो 3800 रुपये ये भी इसमें ऐड कीजिए, कितना हुआ 65,000 रुपये हो गए। तो उसने टोटल वस्तु अपने 65,000 रुपये खर्च किए हैं उसने। 85 की वस्तु थी और 10 और 20% की उसे क्रमिक छूट मिली। उसके बाद उसने 3800 रुपये अपने खर्च पर उसमें मरम्मत करा दी, कुछ भी सही। अब वो इस 65,000 पर 20% लाभ लेना चाहता है, तो ये वस्तु कितने की बिचेगी? तो आप देखिए, ये 20% इस पर लाभ लेना चाहेगा तो ये 6/5 में बिचेगी, क्योंकि 5 से इसे काट दीजिए 13 बार, ये 13 बार, और 13 छिक्के 78, तो 78 ऑप्शन कहाँ है? ये है, तो 78,000 रुपये की बिचेगी, ठीक। ये 78 की ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। देखिए उसमें कुछ नहीं था कि उसने 85,000 की जो एमपी था उस पर उसे छूट भी दी गई, तो छूट के बाद उसे कितने की मिली? 61,200 की। लेकिन उसने कुछ मरम्मत, पुरानी चीज़ है तो उसमें कुछ कमी भी रही होंगी, उस पर उसने 3800 रुपये खर्च कर दिए। अब जो 3800 खर्च किए वो उसने अपनी जेब से किए। अब वो सोचेगा कि मैंने 3800 खर्च करने के बाद मेरी 65,000 की मुझे पड़ी, तो अब वो उसे उसे और आगे बेचना चाहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इस सवाल को देखिए, एक शहर में 12,000 मतदाता हैं, उनमें से 30% ने ए को, 25 ने बी को और 40 ने सी को मत दिए। उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्होंने इन तीनों उम्मीदवारों में से किसी को भी मत नहीं दिया है। आपसे पूछ रहा है इन तीनों ने तो मत दिया है, किसी ने ए को, किसी ने बी को, किसी ने सी को, तो अब उसे बताइए जिसने किसी को मत नहीं दिया है। तो आप इनको पहले ऐड कीजिए, कितना होगा? ये 30 और 25 और ये जोड़िए 40 और 30 70, 70 और भी 25 95, यानी 95% लोगों ने वोट दिया है ए बी सी को। अब जो बचे कितने
हम हर चीज़ हम 100% मान के चलते हैं, तो 5% बचे। तो 5% वो पूछ रहा है, 5% ने वोट किसी को नहीं दिए, इनकी संख्या बताइए। तो आप मुझे बताइए टोटल कितने से 1200, 12,000। तो 12,000 का आप 5% नहीं निकाल पाओगे क्या? 5/100, ये जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल, 120 का 5 में गुणा कराओगे 600 आ जाएगा, 12×5 = 60। तो यही पूछ रहा था आपसे कि उन लोगों को बताइए जिन्होंने किसी को वोट नहीं दिए। तो 5% ऐसे लोग थे जिन्होंने किसी को नहीं दिए, क्योंकि 95% लोगों ने तो वोट दिए, किसी ने 30% ए को मिले, 25% बी को और 40% सी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए सवाल को देखिए, सवाल नंबर 8 है। क्या कह रहा है कि 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 हैं। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिख लिए गए हैं, तो सही औसत क्या है? देखिए ये सवाल आप बिल्कुल ही परेशान ना, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। आपसे कह रहा है 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 7। तो 8 का 7 है, इसे आप ध्यान रखिए। और लेकिन ये भी क्या कह रहा है कि ये 7 कब आया है? जब ये मिस्टेक हुई है। कैसे कि एक व्यक्ति का 6 औसत था, लेकिन उसके स्थान पर 10 ले लिया गया। कोई व्यक्ति रहा होगा उसके, या आप ये समझ लीजिए एज का है, ये किसी का भी रेशियो है, एवरेज है, तो 6 के स्थान पर 10 ले लिया गया। तो आप मुझे बताइए एक्स्ट्रा कितना ले लिया गया? 6 और 10 में कितने का अंतर है? 4 का। तो ये 4 जो एक्स्ट्रा ले लिया गया है। तो आप मुझे बताइए ये जो 4 एक्स्ट्रा है, ये 4 एक्स्ट्रा सब लोगों में बटेगा? ये जो 4 एक्स्ट्रा है ये और एवरेज क्या होता है? कुल योग बट्टे कुल संख्या, यानी योग बट्टे संख्या। तो संख्या कितनी थी? 8। तो ये 4 जो है ये ज़्यादा आया, ये पूरे 8 लोगों में बटेगा कि नहीं? तो आप इसे काट दिए 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। तो इसका मतलब है ये 0.5, यानी कि ओरिजिनल हमारे एवरेज से 0.5 ज़्यादा आया है। लेकिन ये कितना था? 7। तो 7 तो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये 0.5 बढ़कर आया है। तो 7 में से हम ये 0.5 कम कर देंगे, तो ये कितना आएगा? 6.5। 6.5। ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है, ये आसान तरीका है, इसे आपको समझना होगा। और चलिए मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूँ ये कैसे होगा। देखिए बेसिक से इसमें कुछ नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है कि 8 लोगों का कितना है? 7 है। तो 8 व्यक्ति को के हिसाब से 7 कितना हो गया योग? 56। ठीक है, लेकिन ये 56 कब है? जब 6 के स्थान पर हमने 10 ले लिया है, इसका मतलब हमने 4 ज़्यादा लिया है, तो इसमें से 4 माइनस कीजिए, तो ये कितना होगा? 52। अब वो पूछ रहा है अब ये औसत कितना होगा? ये 52 कितने लोगों का है? ये वही 8 लोगों का है, या तो 8 में इससे भाग दीजिए, 8×6 = 48, कितना बचा? 4, और 8×5 = 40, 6.5। तो ये भी तब भी आंसर वही है। लेकिन इस तरीके को मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तो यहाँ डाटा छोटा है, जब ये डाटा बड़ा आएगा तो आपको यहाँ दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप इसे याद रखें कि ये देखिए 8 विद्यार्थियों का कितना है, आपको पता होना चाहिए 7। तो हमें पता है 7 औसत है, लेकिन ये कब है? जब हमने ज़्यादा लिया है। कितना? 6 के स्थान पर हमने 10 लिया है, तो औसत बढ़ेगा। हमने कम की जगह पर ज़्यादा ले रहे हैं तो बढ़ेगा। कितना ज़्यादा लिया हमने? 4। तो ये 4 उन सभी में बांट दीजिए जो यहाँ पर व्यक्ति हैं। तो 8 व्यक्ति हैं, तो 8 में बांट दीजिए, तो यानी 0.5। तो 0.5 हमने ज़्यादा लिया है, तो अब ये ज़्यादा लिया उसे कम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ओरिजिनल निकालना है। तो ओरिजिनल औसत 7 में से 0.5 कम कीजिए आप, तो ये आ गया 6.5। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंक की संख्या 9 से विभाज्य हो। आपको पता होगा 9 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि संख्या का योग 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो ये देखिए आप यहाँ पर 7, 2, 5, x और 3 ये संख्या है, ये हमें 9 से काटनी है। तो इसका योग देखिए, ये देखिए 7 और 2 ये 9 पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से कटेगी इतनी। इन दो को कैंसिल कर दीजिए। अब इसी तरह 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 हो गया। 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए? तो देखिए यहाँ पर पहले उसने पहले ही बोल दिया कि न्यूनतम संख्या बताइए, न्यूनतम। तो 8 में यदि 0 जोड़ूंगा तो 8 ही आएगा। तो 8 9 से ये योग 9 नहीं हुआ, हमें 9 योग करना है या 9 का कोई मल्टीपल। तो मैं प्लस इसमें 1 कर दूँ, +1, तो ये कितना होगा? 8 और 1 9। तो x की जगह यदि मैं 1 रख दूँ, इस तरह 72, 51, 3। अब देखिए क्या इसका योग 9 हो रहा है? देखिए 7 और 2 9, ये कैंसिल होगा। 5 और 1 6, 6 और 3 9, ये भी कैंसिल होगा। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से कटेगी। तो इसका मतलब x की जगह पर 1 आएगा, जो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, क्योंकि हमें पता है कि हमें कि यदि 9 से कोई संख्या काटनी है तो उस संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए।
तो इस तरह, और ये 3 से काटनी है तो 3 का योग, 3 के पेयर में आप बना लीजिए। 3 से काटने के लिए 9 भी योग हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, आपको याद रखना। 4 से काटने के लिए अंतिम 2 संख्याओं का 4 से करना ज़रूरी है। 8 से काटने के लिए अंतिम 3 संख्याओं का 8 से करना ज़रूरी है। इसी तरह 5 से तभी संख्या कटेगी जब अंतिम संख्या 5 हो या 0 हो। आपको ये विशेष याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे देखिए आप। चलिए इस सवाल को देखिए। ये सवाल, ये भी बेहद आसान सवाल है, आप इसे पढ़िए पहले। कि किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का नगद अंतर कितना, 5 रुपया है। तो दोनों का विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वो आपसे पूछ रहा है कि यदि 5% और 10% पर 2 वस्तुएं बेची गई हैं और उनके बीच जो अंतर है, उनके विक्रय मूल्य का अंतर है, वो 5 रुपया है। तो उन दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात बता दीजिए। देखिए, मैं पहले 5%, मैं हर चीज़ 100 हम मान कर चलते हैं। तो एक वस्तु होगी 105 रुपये की, दूसरी कितने की होगी, 10% लाभ है तो 110 की। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिए 110 में से 105 गए 5, 5 बचे, और 5 की वैल्यू हुई हमको 5 दी हुई है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये हमारा डाटा, यही डाटा है, ओरिजिनल भी है, और हमने माना वो भी ठीक ही है। तो अब आप बताइए, वो इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है। ये एसपी है, क्योंकि हम, आपको पता है सीपी पर जब आप लाभ लोगे तो एसपी पर जाओगे। सीपी पर लाभ लेकर भी एसपी पर जाओगे, और एमपी पर छूट लेकर भी आप, यदि छूट लेकर आओगे तब भी आप एसपी पर आओगे। तो ये आपको ध्यान रखना चीज़ कि सीपी पर यदि लाभ लेकर जाओगे तब भी एसपी पर, और एमपी पर छूट लेने के बाद भी एसपी पर आओगे। तो अब आप बताइए मुझे कि इन दोनों का हमें रेशियो पूछा है, तो 1 से 5, और इसका रेशियो बताइए आप। 1 से 5, 1 मिनट। 1 से 5 और कितना था, 110। इन दोनों का आपको रेशियो बताना है। तो आप इन्हें 5 से काट दीजिए। 5 से ये 21 टाइम कटेगा, 21 पंजे 105, और 22 पंजे 110, तो 21:22 हो गया। तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ नहीं था, आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। यदि गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट और सरल भी है। आपको पता होगा गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। आर की जगह कितना ले हुए, 7, क्योंकि 14 सेंटीमीटर व्यास है। 2r कितना है, 14 है, तो आर कितना होगा, 7। तो 7 आर क्यू 7 गुणा 7, इस तरह लिखिए। ठीक है, अब आप बताइए, इस पाई का भी मान लगा देते हैं। 1 मिनट, इस पाई का भी मान लगाइए। चलिए देखिए, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये बेहद आसान सवाल है, बस इसमें कुछ पॉइंट है। ये देख लीजिए, 7 से ये 7 कट जाएगा। 22 चौक 88, 88 इंटू 49 डिवाइड बाई 3। आप इसे अप्रॉक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 1437 है या 1537 है या 2400 है या 1600 है, तो आप इसे अप्रॉक्स ले सकते हैं। या 3 है, मैंने ये मान लिया ये 16 से कट गया, 16 थी 48, मैंने इसे 16 से काट लिया। अब 16 अट्ठे 128 हासिल 12 बची, और 16 अट्ठे 128, 128 और 12 कितने होते हैं, अब 140, तो 140, तो 1408 यानी कि 1437, क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा कम माना था, तो 1408 और 1437 यही ऑप्शन नज़दीक है। ये 1500 नहीं होगा, ये 2400 नहीं होगा, 1600 नहीं होगा, तो ये नज़दीक ऑप्शन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स माना था। तो इस हिसाब से भी आप इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनीस एक कार्य को 88 दिनों में कर सकता है, और वहीं योग इसे 66 दिनों में कर सकता है। अनीस ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद युग उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 दिनों में समाप्त हो जाए। आपसे पूछ रहा है कि अनीस ने 88 दिनों में किया, उसने 66 दिनों में किया, तो वो पूछ रहा है अनीस को, युग को कितने दिनों के बाद इसके साथ जुड़ना चाहिए युग को, कि ये टोटल काम 44 दिनों में समाप्त हो जाए। तो पहले आप इसका टोटल वर्क निकाल लीजिए, 88 और ये कितना है 66, इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। देखिए 88 और 66, ये 11 का मल्टीपल है, 11 इंटू 8 और 11 इंटू 6, तो 11 तो कॉमन आ गया दोनों में से। 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 24, तो 24 इंटू 11 कितना हो गया, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 11, 4 और 6 और 2, 264 हो गया। ये आपको पता होगा 11 का मल्टीपल कैसे करते हैं, ये साइड के ऐसे इसी तरह करते हैं, ये 4 यहाँ और 2 ये इस तरफ, इन दोनों को फिर ऐड करके बीच में 6,
264 हो गया, तो 264 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, चलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। 264 कितना हुआ इसका एलसीएम कितना होगा 264, 264 आप इसे ध्यान से देखना एलसीएम। अब इनकी एफिशिएंसी निकालिए, ये 88 से कितने 3 टाइम्स जाएगा, ये 66 से कितने टाइम जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 3 है। अब आपसे कह रहा है कि कुल समय 44 दिन लगने चाहिए। तो मैं ये मान लेता हूँ कि शुरुआत से दोनों लोग साथ काम कर रहे हैं। वैसे तो ये कह रहा है कितने दिनों बाद जुड़ना चाहिए, लेकिन मैं ये मान लेता हूँ कि वो दोनों शुरुआत से ही काम कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7, और टोटल 44 दिनों में कितना कर देंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30। तो यानी कि यदि दोनों शुरुआत से काम करते तो वो 308 काम कर देते, और लेकिन करना कितना है हमें करना सिर्फ है 264। 264 तो ज़्यादा कितना कर दिया इन लोगों ने, तो आप यहाँ से घटा लीजिए इसमें से, ये 36 ही है, 36 और 8 कितना हो गया 44। तो इन्होंने 44 काम जो है वो एक्स्ट्रा कर दिया, 44 काम एक्स्ट्रा कर दिया। 44 काम एक्स्ट्रा कब हुआ है, जब ये युग इसमें शुरुआत से जोड़ दिया है मैंने। वैसे युग को जोड़ना है कितने दिनों के बाद ये पूछा है, लेकिन मैंने युग को शुरुआत से जोड़ दिया है, तो इस वजह से इसमें 44 काम ज़्यादा हो गया। तो आप बताइए युग एक दिन में कितना काम करता है 4, एक दिन में 4 काम करता है। तो ये 44 काम करने में युग को कितना समय लगेगा, ये 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये 11। तो ये इसका मतलब ये है कि युग इसमें 11 दिन पहले जोड़ दिया मैंने। तो जब मैंने इसे 11 दिन पहले ही जोड़ दिया, तो ये 11 दिन के बाद जुड़ना चाहिए था इसे। तो बस यही ऑप्शन है, यही आपसे पूछ रहा था कि युग को उसके साथ जुड़ना चाहिए कब, कितने दिनों के बाद जुड़ना चाहिए। तो ये आपका आंसर, ये ऑप्शन ए ठीक हुआ, युग को 11 दिनों के बाद जुड़ना चाहिए। ये बेस्ट अप्रोच है ये किसी भी सवाल को सॉल्व करने की, इस तरह के, क्योंकि वैसे आप करोगे तो आपके शायद ही आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेस्ट सॉल्यूशन है ये। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, ये बेस्ट सॉल्यूशन है। इसे मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ ये कैसे हुआ। देखिए एक बार फिर समझिए कि इसका एलसीएम कितना था 264। ठीक, ध्यान से समझना। 88 और 88 का इसमें इसकी मैंने एफिशिएंसी 3 आई, इसकी कितनी आएगी, इसकी 4 आई। तो अब वो ये कहना चाह रहा है, आप इसे ऑप्शन से भी उठा सकते हो, मैं बताऊंगा ऑप्शन से कैसे। ये कह रहा है कि हमें 44 दिनों में टोटल काम को समाप्त करना है, 44 दिनों में। तो उसके लिए पहले शुरुआत काम अनीस ने किया है, तो उसके लिए उसे युग को कितने दिनों के बाद जुड़ना है। तो शुरुआत तो इसने कर दी है, लेकिन ये कितने दिनों के बाद आया हमें नहीं पता। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये शुरुआत से इसके साथ था, मैंने मान लिया कि ये शुरुआत से इसके साथ था। तो शुरुआत से 7 होगा तो ये काम कितना करेगा एक दिन में 7, लेकिन हमें कितना करना है 44 दिन तक। तो 44 दिनों में 7 के हिसाब से ये 308 कर जाएंगे, लेकिन हमें काम तो करना था 264। तो इसका मतलब ये 308 काम हो गया। तो ये जो इन्होंने 44 काम ज़्यादा किया है, तो ये ज़्यादा क्यों किया है, क्योंकि शुरुआत तो अनीस ने की थी, अनीस उस टाइम अकेला था। ये देखिए लिखिए अनीस ने अकेले काम शुरू किया। तो इसका मतलब मैंने इसे जोड़कर इसमें गलती कर दी, इसे मुझे नहीं जोड़ना चाहिए था। इसे के जोड़ने सॉरी इसके जोड़ने से ये 44 काम ज़्यादा हो गया। तो मैं क्यों ना इसको निकाल दूं। तो मुझे पता करना है पहले कि 44 काम हुआ है तो कितने दिनों में किया है इसने, क्योंकि एक दिन में 4 काम करता है तो ये 44 काम करने को इसे 11 दिन लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं 11 दिन के बाद इसे जोड़ता तो 44 दिन लगते, समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये है कि 44 दिन में काम ख़त्म करने के लिए मुझे इसे 11 दिन के बाद जोड़ना पड़ेगा। तो यही मेरा ऑप्शन है राइट आंसर। आप इस तरह भी कर लेते इसे कि देखिए वो कह रहा है 44 दिन, तो हम ऑप्शन से उठा लेते हैं इसे, कि पहले हमने इसे उठा लिया कि 44 दिनों में समाप्त करना है। तो मैंने आप इसे ऑप्शन से उठा लीजिए कि 11 दिनों के बाद हम जोड़ते हैं। तो ये एक दिन में कितना करता है, ये कौन युग एक दिन में करता है 4, तो 11 दिनों में कितना कर देगा 44। तो ये 11 दिनों में 44 कर देगा। आप इसे ऑप्शन से कैसे उठा देखना कि वो कह रहा है कितने दिनों के बाद युग को जोड़ना है। तो हमने पहला ऑप्शन ले लिया, हमने पहला ही ले लिया। हम कह रहे हैं 11 दिनों के बाद युग को जोड़ना है। तो 11 दिनों के बाद यदि जोड़ेंगे तो 11 पहले शुरुआत के 11 दिन तो काम करेगा हमारा ये अकेला अनीस। तो ये अकेला अनीस 11 के हिसाब से 3 दिन में कितना कर देगा 33 कर दिया। अब 11 के दिन के बाद हमें जोड़ना है। तो 44 में थे ये 11 दिन तो काम हो गया, तो ये 44 में से 11 गए 33 बचे। अब 33 दिनों में ये दोनों साथ मिलकर करेंगे तो वो 7 करते हैं, 7 21 7 21 2 23, तो 231 हो गया। 231 और ये 33 से यदि 264 हो जाए तो ये ऑप्शन ठीक है। तो ये आप जोड़ दीजिए 231 और 33, ये 264 ही हो रहा है। तो ये ऑप्शन इस तरह ठीक है। इसमें आपको प्रत्येक ऑप्शन चेक करना पड़ता। यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वरना आपको ये भी ऑप्शन चेक करने पड़ सकते थे।
तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप इसी तरीक़ों को अपनाएं जो मैंने अभी उससे पहले बताया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, इस सवाल को पढ़िए आप 1 मिनट। ABC एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। ये इनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात है। मैच के अंत में तीनों ने मिलकर 856 रन बनाए, तो बी ने कितने रन बनाए? आप ये अनुपात देखिए, आप इस अनुपात को मैं आपको बहुत आसानी से सरल करा दूंगा। ये देख कैसे, आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर बी या कॉमन क्या है इसमें, ए बी ठीक है, यहाँ बी सी, यहाँ पर भी बी कॉमन है, यहाँ पर भी बी। तो जब दो जगह एक चीज़ है तो रेशियो तो अलग हो नहीं सकते, उसके रेशियो सेम होने चाहिए। यहाँ बी का रेशियो 7 है, यहाँ बी का रेशियो कितना है 5। तो ये ऐसा तो नहीं इसका 5 इसका 7 अलग अलग हो, नहीं, ये एक ही होगा। तो 7 और 5 का मल्टीपल देख लीजिए, दोनों का मल्टीपल कितना होता है 35। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इनका रेशियो 35 35 है। तो आप ये बताइए मुझे इसे 35 करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 5 का। यहाँ 35 करने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 7 का। तो ये 7 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो आप देखिए 35, इसको मैं 5 गुणा कराऊंगा तो ए का हो जाएगा 5 6 30 और ये 5 7 35। ठीक है, बी का यहाँ पर तो 35 हो, यहाँ पर भी 35 हो जाएगा, बी आ ही चुका है। 7 5 35, 7 का गुणा यहाँ पर भी होगा, 7 6 42। तो ये हो गया। अब आप देखिए इन तीनों ने कितने रन बनाए, 30 और 35 65, 65 और 42 107, 107 रन बनाए। लेकिन इसके हिसाब से सवाल में कितने दिए, 856। तो ये देखिए 8 गुना है डायरेक्ट, क्योंकि 1 का 8 गुना 8 और 7 का 8 गुना 56, तो ये 8 गुना हो गया। तो 1 की वैल्यू 8 आ गई। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बी ने कितने रन बनाए, तो बी ने बनाए 35, तो 35 का 8 गुना कर दीजिए आप। 35 8 3 24 240, 240 प्लस 8 5 40, 280। तो ये आपका राइट आंसर होगा 280। देखिए कितना आसान हो गया। आप इसे दोबारा समझ लीजिए कि आप चाहे ऐसे कर लेना, ऐसे ए बी और बी और सी, यदि ना समझ में आए तो देखिए 6 अनुपात और 7 और फिर से यहाँ 5 अनुपात 6। अब आप इस तरह ऐसे गुणा कीजिए, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35 और 7 छके 42। देखिए रेशियो वही आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने ये मेथड क्यों बताया, ये शॉर्ट मेथड है, इसमें लिखना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हो जाता है। तो आप इन तीनों को जोड़कर बताएं, 107 आया, 107 की वैल्यू आपको दी है 856। तो ये 8 गुना है डायरेक्ट। तो बी का भी 8 गुना कर दीजिए, 35 का 8 गुना, 35 का 8 गुना 280। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इस सवाल को पढ़िए। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज, ये देखिए CI की बात चल रही है, ब्याज लिया जाता है। यदि मिश्रधन 605 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आप इसे देखिए, आप इसको मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा, एक बहुत ही शॉर्ट तरीका, आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ ये 1 या 2 लाइन में आंसर इसका आएगा। देखिए कैसे, आपको पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, हमें पता है 1/10। 1/10 पर एक ब्याज लगी तो 11/10 हो गया। तो इसी तरह ये कितने कितने बार के लिए, 2 वर्ष के लिए। बस आपका ये सवाल हो गया, ये समझ लीजिए। 11/10 गुणा 11/10 कितना हो गया, 121/100। अब ये आप समझना, ये जो नीचे होती है ये मूलधन होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये प्रैक्टिस सेट में था अगले वाले में। ये मूलधन होता है और इस मूलधन पर ये आगे ऊपर वाला मिश्रधन होता है। बस आपको ये 2 चीज़ याद रखनी है, ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, और इसमें जो ये ऐड हुआ है ये ब्याज है। 121 में से या 100 घटाओगे तो 21 कितना मिलेगा आपको, ब्याज। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन हो गया। तो मिश्रधन में से मूलधन निकालोगे तो ब्याज बचेगा, तो ये आपकी ब्याज हो गई। तो बस ये आपका, ये मान लीजिए सवाल सॉल्व हो गया। अब आप देखिए क्या करना है इसमें, देखिए बस अब आप देखिए कि आपको मिश्रधन दिया हुआ है, कितना दिया है मिश्रधन, 605, लेकिन हमारा मिश्रधन कितना, 121। तो 121 का ये 5 टाइम नहीं है कि, आप देखिए गुणा 5, देखिए 1 का 5 में गुणा करोगे 5 और 21 का 5 में करोगे 21 5 105, तो 500 और 105 605 हो गए। आप इसका कर लेना, ये 5 ही टाइम है। तो जब ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना होगा, तो ये भी, इसका भी 5 गुना कीजिए आप। तो 100 का 5 गुना कितना होता है, 500। तो बस ये राइट आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था, केवल बस ये लाइन आपको लिखनी थी, बस वो भी लिखनी नहीं है, ये तो आप ओरली कर सकते हो कि 11/10 को 2 बार करना, तो 11 का स्क्वायर कर दो, 121/100। तो 121 की वैल्यू यहीं पर आपको सामने दिख रही है, 5 गुना है, तो ये 100 का 5 गुना आप कर दीजिए डायरेक्ट, तो ये 500 हो गया, ये लीजिए।
10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस सवाल को आंसर लेने में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल। चलिए देखिए सवाल को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ें, इसे समझें। मैं आपको इसका बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। आप देखिए, बिल्कुल ही आपको ये पढ़ने में लेंदी लगेगा कि ये कैसे होगा, लेकिन आप पेशेंस रखिए, ये आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा आज के बाद से। देखिए क्या कह रहा है, ABC ने 10,000, 15,000 और 20,000 का निवेश किया। कोई कंपनी किसी में निवेश कर दिया। 1 वर्ष बाद A और B ने प्रत्येक ने 5,000 अधिक निवेश किया। A और B ने 5,000 और जोड़ दिए, इसने 5,000 इसमें जोड़ दिए, इसमें 5,000 जोड़ दिए इसमें। लेकिन C ने 10,000 निकाल लिए, इसने माइनस कर लिए अपने 10,000। ठीक है, निकालिए। शुरू होने के 3 वर्ष बाद ABC का लाभ का अनुपात बताइए। चलिए देखिए, ये बहुत आसान सवाल है, देखिए कैसे होगा। देखिए आप समझिए इसे 1 मिनट। चलिए इस सवाल को देखिए, वो क्या कह रहा है, इन्होंने इसके थे 10 के 10,000। ठीक है, अभी 1 मिनट, इस डाटा को ऐसे ही रहने दीजिए, ये ऊपर लिखा हुआ है, इस डाटा को यहीं समझ लीजिए। ये पहले साल का है, पहले साल इन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं किया, 1 साल तक इन्होंने ऐसे ही निवेश किया अपना ये सब। लेकिन दूसरे वर्ष क्या किया इन्होंने कि इसने इसमें 5,000 और ऐड कर दिए, तो इसका कितना हो गया 15 के का मतलब 1,000 होता है। ठीक है, मैं के लिख देता हूँ। यहाँ इसने भी 5,000 और जोड़ दिए, तो इसका हो गया 20 के। 2 साल के बाद का बात है ये, लेकिन इसने 10,000 निकाल लिए, तो इसके 20 में से 10 निकलेंगे, तो ये कितना बचेगा 10 के, आपको याद रखना है। लेकिन ये तो पहले तो 1 साल का था ये डाटा। अब इन्होंने ये जो की है टोटल 3 वर्ष है, तो 1 साल तो इसमें इन्होंने 10,000, 15,000, 20,000 से निवेश किया। दूसरी वर्ष इन्होंने इसमें 5,000 जोड़े, इसने 5,000 जोड़े, C ने निकाल लिए 10,000, तो ये 2 साल के लिए, तो इसमें आप 2 से गुणा कीजिए, दोनों में 2 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो ये कितना होगा 30 के, ये 40 के, और ये 20 के। ठीक, 20,000। अब आपसे इनका लाभ का अनुपात पूछ रहा है, तो ये बताइए, इसने इसे 30,000 ये और 10,000 ये शुरुआत के, तो कितने हो गए इसके 40,000। 40 के लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके कितने हो गए 40 इसके ये हो गए, और 15 पहले के थे, तो कितने हो गए 55 हो गए। 55 के अनुपात, यहाँ इसके 20,000 ये हैं, 20,000 शुरुआत के, इसके कितने हो गए 40,000 हो गए। तो अब आप देखिए, इसमें अनुपात पूछा है, के से के क्या कैंसल, हर एक में 0 से नहीं, सॉरी 5 से काटिए इसे, 5 से 8 बार, 5 से ये 11 बार, 5 से ये 8 बार, तो 8, 11 और 5, 8 ये रेशियो है हो गया इसका। 8, 11, 8 कौन से ऑप्शन, ये ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड। तो देखिए कितना आसान था। आपको वैसे ये लग रहा होगा कितना कठिन है, ये इसमें कुछ नहीं है। पहली वर्ष उन्होंने अपना यही निवेश किया 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन जो लास्ट की 2 साल हैं उनमें उसने A और B ने 5,000 जोड़ दिए। 10 में 5,000 जोड़ोगे 15,000 हो गए, 15 में 5,000 जोड़ोगे 20,000 हो गए। लेकिन C ने क्या किया, C ने इसमें से 10,000 निकाल लिए, तो 20,000 में से C ने 10,000 निकाले, तो उसके पास 10 रह गए। तो ये 2 साल का डाटा है, तो इसमें मैं 2 से गुणा करूँगा, तो इसके हो गए 30,000, इसके हो गए 40,000, इसके हो गए 20,000। तो 30,000 इसके ये, और 10,000 शुरुआत के पहले ही साल के, तो 30 और 10 40,000 हो गए इसके। इसके हो गए 55,000, इसके हो गए 40,000। बस इन्हीं का आपको रेशियो लेना था। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल था आपके लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है ये, इसे पढ़िए। एक ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेन विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार कर लेती है। आपको याद रखना 5 सेकंड पार कर लेती है। यदि पहली ट्रेन की चाल दोगुनी हो जाती है और दूसरी ट्रेन की चाल आधी हो जाती है, तो दोनों ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। देखिए पहले जब समान चाल से चल रही थी तब उन्हें 5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही थी, लेकिन जब पहली की हम चाल दोगुनी कर दें और दूसरे की आधी कर दें, तब इसे कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप याद रखना, आप मुझे ये बताइए कि समय भी इसमें बदल रहा है। पहले 5 सेकंड थी, अब कितना लगेगा हमें नहीं पता, क्योंकि समय चेंज हो रहा है। इसमें पूछ रहा है कितना लगेगा, क्योंकि जब चाल एक की बढ़ाई गई है दूसरे की कम की गई है, तो समय भी बदलेगा। और दूसरी बात इसमें एक चीज़ और, समय के साथ साथ तो इसमें समय और चाल दोनों चेंज हो रहे हैं। तो इसमें ये देखिए सेम क्या है, इसमें डिस्टेंस जो है वो सेम है। देखिए क्योंकि ये भी ट्रेन पहले ए है और ये ट्रेन बी है, एक बी ट्रेन है, तो ये बी भी उतनी ही लंबी होगी और ये ए भी उतनी लंबी होगी। ऐसा तो नहीं है कि चाल बढ़ाने से ट्रेन लंबी हो जाए या कम हो जाए, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इनकी दूरी है वो सेम रहेगी। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए
इसी तरह इसमें चलिए देखिए, तो क्या तो अब इसमें डिस्टेंस तो सेम है हमारी, हमें पता चल गया डिस्टेंस सेम है। तो अब आप देखिए पहले कंडीशन क्या थी कि जब डिस्टेंस सेम है तो आप देखिए कि डी बराबर, पहले में क्या देखेंगे हम, डिस्टेंस क्या हो रहा है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी मेरी, पहले मैंने मान ली एक दो ट्रेनें थी, S1 पहले की, दूसरे की भी S1, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस दोनों की वो सॉरी स्पीड दोनों की सेम है। ये देखिए यहाँ क्या है, समान चाल, तो मैंने मान ली, तो कितना होगा 2S1 होगी। तो 2S1 इंटू टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड, ये पहला हो गया। दूसरे में भी डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस सेम रहेगी। और इसमें क्या दे रखा है कि जो पहली जो S1 थी इसे उसने कर दिया 2 गुना, तो 2S1 हो गई, प्लस ये जो दूसरी S1 थी उसे उसने कर दिया आधा, तो S1/2। तो ये कह रहा है। तो अब इसे देखिए 2S1 प्लस S1/2, ये इंटू अब जो समय लगेगा वो, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी डी बराबर है ये, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। आपको इस तरह समझना, अभी मैं समझाऊंगा आपको। देखिए तो अब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ। एक मिनट देखना आप, देखना इसे इस तरह लिख देता हूँ मैं, 2S1 इंटू 5 बराबर 2S1 प्लस S1/2 इंटू टी, ये दोनों क्योंकि डिस्टेंस बराबर थी मेरी। तो अब इसका आप मल्टीपल कीजिए, 5 दूनी 10, 10S1 बराबर इसका इसमें गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5S1/2 इंटू टी। इसे आप 5 से काटेंगे तो कितने बार, 2 बार कटेगा, और ये S1 से S1 कट गया, तो 2 का इसमें मल्टीपल होगा 4, तो कि टी कितना आ गया मेरा 4। तो बस यही है कि टी कितना आ गया 4, तो ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। आपको ये चीज़, ऐसे सवालों में आपको ये ध्यान रखना है कि सेम क्या है, ऐसा क्या है जो नहीं बदल रहा है। तो देखिए इसमें डिस्टेंस नहीं बदल रही है, ठीक, तो मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस बराबर चाल इंटू समय, आपको पता होगा चाल इंटू समय होता है। तो ये पहली कंडीशन में लगाई, दूसरी कंडीशन में उसमें उसने चाल एक की दोगुनी की, एक की आधी की, तो उस टाइम भी डिस्टेंस वही रहेगी। तो उन दोनों को मैंने सेम कर दिया, बराबर कर दिया, तो वहाँ से इक्वेशन बनकर मेरा आंसर निकल आया। तो ऐसे ही आप कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस सवाल को देखिए, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा पे 15% की वृद्धि कर दी जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें कुछ नहीं है, आपको सक्सेसिव लगाना है डायरेक्ट। देखिए कैसे लगाना है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 3/20, 1 मिनट, 3/20 होती है। तो आपको ये क्या करना है, 3/20, 3/20 को आप वृद्धि हो रही है, तो 20 से कितनी हो रही है 23। तो ये, लेकिन आपको याद होगा घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, क्यूब यानी 3 बार करना है। तो यही प्रोसेस आपको 3 बार करनी है, 3 बार। इसका मतलब ये इसका क्यूब 8000, इसका क्यूब कितना होगा 12167। अब आप मुझे बता दीजिए इसमें चेंज कितना आया, कितना आया, 4167 का चेंज आया, 4167 का कितने पर आया, 8000 पर। और यहाँ 2 जीरो यहाँ आएंगे 100% में लाने के लिए, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो यहाँ पॉइंट के बाद आ जाएगा। तो 8 से ही काट दिए, 8×5 = 40, 40 एक बचा, 8 दूनी 16 पॉइंट, 8 एकम 8, पूरा एक बार नहीं जाएगा, तो 52 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन उसने हमसे अप्रॉक्स पूछा है, तो अप्रॉक्स ये देख लीजिए 52 के आसपास कोई नहीं है, बस यही एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी SSC GD या आने वाले एग्ज़ाम जो भी हैं, CHSL है, SSC के जो भी एग्ज़ाम है, CHSL है, MTS है, CGL है, जो भी आपके संबंधी हैं तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ये रिकमेंड करें, क्योंकि मैं आपको मैथ के सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ यहाँ पर। आप एक बार इसे विजिट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।